हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति का विदाई समारोह, कोविंद बोले विपक्षी पार्टियों को जातिगत और परिवादी राजनीति से ऊपर उठाने की जरूरत। तो दोस्तों, संसद भवन के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का विदाई समारोह हुआ। 24 जुलाई की मध्य रात्रि को उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम में पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और दोनों संसदों के सांसद भी शामिल हुए। तो दोस्तों, राष्ट्रपति कोविंद के सेंट्रल हॉल में पहुंचते ही पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनका स्वागत किया। इसी के साथ दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विदाई समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आज आप सबसे विदाई ले रहा हूँ, मेरा हृदय द्रवित है, लेकिन इस बात का संतोष है कि मैंने अपनी पूरी क्षमता से कर्तव्यों को निर्वहन किया। देश की सेवा करने का मुझे जो मौका मिला है उसके लिए देशवासियों का सदैव आभारी रहूंगा। इसी के साथ दोस्तों, उन्होंने कहा कि आज देश विकास की राह पर है, विपक्षी पार्टियों को भी जातिगत और परिवादी राजनीति से ऊपर उठाने की जरूरत है। इसी के साथ दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, अगर आप सरकार की किसी भी नीति से असहमत है तो संविधान में आपको विरोध प्रकट करने का अधिकार है। महात्मा गांधी ने विरोध प्रकट करने के लिए देश को अहिंसा का मार्ग दिखाया। हमें उनके विचारों और सीख को याद रखने की जरूरत है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू नए राष्ट्रपति के तौर पर कार्यभार संभालेगी। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होगी। वे इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। मनीष सिसोदिया के घर के बाहर इकट्ठे हुए बीजेपी कार्यकर्ता, शराब नीति को लेकर बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग उठाई। केजरीवाल बोले, मेरा डिप्टी कट्टर ईमानदार है। तो दोस्तों, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया के घर के बाहर बीजेपी नेता शनिवार सुबह से प्रदर्शन कर रहे हैं। वे डिप्टी सीएम को बर्खास्त करने और गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। तो दोस्तों, दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आबकारी नीति 2021 से 22 में नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने के आरोप की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की है। ऐसे में दिल्ली के आबकारी मंत्री होने के नाते मनीष सिसोदिया जांच के दायरे में आ गए हैं। तो दोस्तों, बीजेपी के दिल्ली इकाई के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी की मांग करते हुए कहा है कि केजरीवाल शराब माफियाओं को पैसे दे रहे हैं। उनकी न जाने क्या मजबूरी है कि वो बिना कैबिनेट अप्रूवल के शराब माफिया को पैसे दे देते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली में शराब माफिया को हजारों करोड़ का फायदा मिल रहा है। मनीष सिसोदिया को बर्खास्त किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि उपराज्यपाल का दावा है कि आबकारी विभाग ने कोविड-19 महामारी में 144.36 करोड़ रुपए की छूट दी। उसने एयरपोर्ट जोन के लाइसेंस की सबसे कम बोली लगाने वाले को 30 करोड़ रुपए की बयान राशि भी वापस कर दी, क्योंकि वह हवाई अड्डा प्राधिकारियों से अनापित प्रमाण पत्र हासिल नहीं कर पाया। तो दोस्तों, उपराज्यपाल का कहना है कि यह दिल्ली आबकारी नियमावली 2010 के नियम 4811B का यह स्पष्ट उल्लंघन है। इसमें साफ कहा गया है कि सफल बोली लगाने वाले को लाइसेंस के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होगी। ऐसा ना करने पर उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। महाराष्ट्र भाजपा को शिंदे के सीएम बनने का दुख, प्रदेश अध्यक्ष बोले, दिल पर पत्थर रखकर बनाया मुख्यमंत्री ताकि सरकार स्थिर रहे। तो दोस्तों, महाराष्ट्र भाजपा को एकनाथ शिंदे के सीएम बनने का दुख है। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने राज्य कार्यकारिणी की बैठक में खुलकर यह बात कही है। तो दोस्तों, उन्होंने कहा है कि सरकार को स्थिर करने के लिए दिल पर पत्थर रखकर शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो दोस्तों, चंद्रकांत पाटिल ने रायगढ़ जिले के पनवेल में हुई पार्टी की बैठक के दौरान यह बात कही। दोस्तों, नई सरकार बनने के बाद यह पहला विरोध की ओर इशारा करता बयान आया है। तो दोस्तों, चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि सही मैसेज देने और हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें स्थिरता लाने के लिए हमने मन पर पत्थर रखकर देवेंद्र फडणवीस को और केंद्रीय नेतृत्व में निर्णय लिया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे। हमें दुख हुआ। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बीती 30 जून को शिवसेना से बागी हुए एकनाथ शिंदे ने सीएम पद की और देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। तो दोस्तों, यह माना जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे, लेकिन डिप्टी सीएम बनने की बात ने सभी को हैरान कर दिया। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। तबीयत बिगड़ने के बाद ममता के मंत्री अस्पताल में भर्ती, अगली पेशी तक अस्पताल में रहेंगे। कोर्ट ने ईडी को दी 2 दिन की
रिमांड। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में गिरफ्तार पूर्व शिक्षा मंत्री और टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी की सेहत बिगड़ गई है। उन्हें एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो दोस्तों, कोर्ट ने पार्थ चटर्जी को 2 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था। फिलहाल कोर्ट से उन्हें अगली पेशी तक अस्पताल में रहने की अनुमति मिली है। तो दोस्तों, चटर्जी को शनिवार सुबह गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले जांच एजेंसी ने उन्हें 24 घंटे तक पूछताछ की थी। पार्थ के साथ उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। तो दोस्तों, जांच एजेंसी ने शुक्रवार को अर्पिता के घर से 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बरामद की थी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि शुक्रवार को ईडी की कई टीमों ने एक साथ पार्थ समेत उनके करीबियों के यहाँ छापे मारे थे। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी के दौरान ईडी की टीम को अर्पिता मुखर्जी के बारे में भी जानकारी मिली थी। तो दोस्तों, पार्थ चटर्जी पर ईडी की कार्रवाई के बाद टीएमसी ने वेट एंड वॉच की रणनीति अपना ली है। पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा है कि उनके वकील इस मामले को देखेंगे, इसके बाद ही आगे की जानकारी दी जा सकेगी। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। नीरज चोपड़ा ने रचा एक और इतिहास, विश्व एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल जीता, कहलाएंगे चैंपियनशिप के पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष। तो दोस्तों, देश के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा एक बार फिर करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों पर खरा उतरे हैं। उन्होंने अमेरिका के यूजिन में चल रही विश्व एथलेटिक्स में 88.11 मीटर भाला फेंक कर सिल्वर मेडल जीता और इसके साथ ही एक और इतिहास रच दिया है। तो दोस्तों, वह इस टूर्नामेंट के इतिहास में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि प्रतियोगिता में 24 साल के नीरज के अलावा 34 अन्य एथलीट्स भी शामिल हुए थे। सभी को 2 ग्रुपों में रखा गया था। नीरज पहले ग्रुप में थे और रोहित को बी ग्रुप में रखा गया था। तो दोस्तों, नीरज ने अपने कैरियर का तीसरा बेस्ट थ्रो करते हुए फाइनल में जगह बनाई है। नीरज और रोहित सहित कुल 12 खिलाड़ियों ने जेवलिन थ्रो के फाइनल में जगह बनाई थी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस सीजन में नीरज चोपड़ा ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने 2 बार अपना व्यक्तिगत श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 6 राज्यों में कोरोना का खतरा बढ़ा, बीते 24 घंटे में देश में 19,100 नए केस। महाराष्ट्र केरल के बाद बंगाल ओडिशा में संक्रमण बढ़ा। तो दोस्तों, महाराष्ट्र केरल तमिलनाडु पश्चिम बंगाल कर्नाटक और ओडिशा के ये 6 देश ऐसे बड़े राज्य हैं जहां कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। तो दोस्तों, इन राज्यों में रोजाना केस 1000 से ऊपर आ रहे हैं। पहले इस केस में सिर्फ महाराष्ट्र और केरल थे, लेकिन अब इस लिस्ट में तमिलनाडु पश्चिम बंगाल और ओडिशा भी शामिल हो गया है। तो दोस्तों, इसके अलावा असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मेघालय और आंध्र प्रदेश में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इधर पिछले 24 घंटे में देश में 19,100 नए केस आए हैं और 18,499 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 35 संक्रमितों ने अपनी जान गंवा दी है। तो दोस्तों, शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को नए केस में 11% की गिरावट आई। शुक्रवार को 18,208 नए केस मिले थे और 32 कोरोना मरीजों की मौत हो गई थी। तो दोस्तों, शनिवार को भले ही बंगाल में नए केस 2000 से नीचे आए हो, लेकिन यहाँ एक्टिव केस की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। तो दोस्तों, एक्टिव केस के मामले में बंगाल टॉप पर बना हुआ है। बंगाल में 25,396 संक्रमितों का इलाज चल रहा है और शुक्रवार को यह आंकड़ा 26,727 था। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। गुवाहाटी में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा, भोपाल में आज ऑरेंज अलर्ट, गुजरात में 50 डैम हाई अलर्ट पर रखे गए। तो दोस्तों, देश के कई राज्यों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। गुवाहाटी में शनिवार को हुई बारिश के बाद कई इलाकों में एक बार फिर से बाढ़ के हालात बन गए हैं। तो दोस्तों, जोराबाट में सड़कों पर पानी भर गया है, जिसमें एक कार फंस गई है और इधर शनिवार को मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश हुई है। तो दोस्तों, भोपाल में बड़ा तालाब ओवरफ्लो होने की स्थिति में बदबदा डैम के 2 गेट खोल दिए गए हैं। पिछले 24 घंटों में शहर में 3 इंच से ज्यादा बारिश हुई है और भोपाल में शनिवार तक 32.20 इंच बारिश हो चुकी है, जो 17 साल में सबसे ज्यादा बारिश है। तो दोस्तों, मौसम केंद्र ने रविवार को भोपाल में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और इधर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए राजस्थान, मध्य गुजरात, बिहार, यूपी में अलर्ट जारी किया है। तो दोस्तों, मध्य गुजरात में रविवार को भारी बारिश की संभावना है और यूपी के कई जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। एलपीजी सब्सिडी बंद कर सरकार ने बचाए
11,654 करोड़। 2021 से 22 में सरकार ने दी सिर्फ 242 करोड़ की सब्सिडी। एक साल पहले ये रकम 11,896 करोड़ थी। तो दोस्तों, रसोई गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को सरकार धीरे धीरे खत्म कर रही है। सब्सिडी बंद करके सरकार ने अपने खजाने में करोड़ों रुपए जमा किए हैं। तो दोस्तों, 2020 और 21 में केंद्र सरकार ने एलपीजी सब्सिडी के रूप में 11,896 करोड़ रुपए खर्च किए थे। वहीं 2021 से 22 में यह खर्च घटकर महज 242 करोड़ रुपए हो गया है। तो दोस्तों, इस तरह सब्सिडी को खत्म कर सरकार ने सिर्फ एक वित्त वर्ष में ही 11,654 करोड़ रुपए बचा लिए हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में 23 जुलाई 2021 को घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमत 834.50 रुपए थी, जो अब 1,053 रुपए पर पहुंच गई है। यानी बीते एक साल में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 218.50 रुपए बढ़ी है। इस पर मिलने वाली सब्सिडी भी खत्म कर दी गई है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। नेपाल में ट्रेनिंग, भारत को दहलाने की साजिश। बिहार में आतंक के 3 मॉड्यूल पर चल रहा था ऑपरेशन। यूपी बंगाल बॉर्डर से जुड़े इलाके थे टारगेट। तो दोस्तों, भारत को दहलाने के लिए आतंकी बिहार की जमीन को अपना नया अड्डा बना रहे हैं। इसके लिए 3 मॉड्यूल एक साथ काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, नेपाल बॉर्डर से दिल्ली तक आतंकी गलियारा तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि तीनों संगठनों के काम करने का ट्रैक तो अलग अलग है, लेकिन टारगेट भारत को तबाह करना है। तो दोस्तों, तबाही के मिशन पर काम करने वालों में आतंकी संगठन सिमी का अपडेट वर्जन भी शामिल है, जो पीएफआई से जुड़े संदिग्ध लोगों से मिलकर अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसकी आड़ में डिबेट और सेमिनार का आयोजन विभिन्न मदरसों और अन्य जगहों पर होता था, जिसके जरिए वैसे लोगों की तलाश की जाती थी जिनकी सोच कट्टरपंथी सोच से मिले। फिर उन लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता था। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। यूपी हाथरस के एसपी हटाए गए। सड़क हादसे में 6 कांवड़ियों की मौत के बाद एक्शन। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दिन पहले ही सड़क हादसा हुआ था। इस सड़क हादसे में 6 कांवड़ियों की मौत हो गई थी। तो दोस्तों, इस घटना को यूपी की योगी सरकार ने गंभीरता से लिया। सरकार ने इस मामले में एक्शन लेते हुए हाथरस के पुलिस अधीक्षक विकास वैद को हटा दिया है। तो दोस्तों, विकास वैद को लापरवाही के आरोप में हटाया गया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी सरकार ने हाथरस के पुलिस अधीक्षक विकास वैद का तबादला भी कर दिया है। तो दोस्तों, विकास वैद को एसपी हाथरस से हटाकर मिर्जापुर भेज दिया गया है। तो दोस्तों, विकास वैद को 39वीं वाहिनी पीएससी के सेना नायक पद पर तैनाती दी गई थी। इसी के साथ दोस्तों, विकास वैद की जगह देवेश कुमार पांडे को हाथरस का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है और देवेश कुमार पांडे फिलहाल 39वीं वाहिनी पीएससी मिर्जापुर के सेना नायक पद से तैनात है। शासन की ओर से अपर पुलिस महानिदेशक धार्मिक राजा श्रीवास्तव ने तबादले का आदेश जारी कर दिया है। और दोस्तों, शासन की ओर से जारी तबादला आदेश में विकास वैद और देवेश कुमार पांडे दोनों ही अधिकारियों से तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों, यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।